Hello, good morning, everyone. So let us discuss chapter number 14, that is dual nature of matter and radiation. तो दो ही important areas है इस chapter के, एक है हर्ट्स एक्सपेरिमेंट और एक है आइंस्टाइन इक्वेशंस. ओके. और एक जो नया सेक्शन ऐड हुआ है, मतलब जो पुराना सिलेबस था वहां पर जो डी ब्रुगली वेवलेंथ था वो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में होता था, लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन में आ गया. तो टोटल तीन है मेरे ख्याल से जहाँ पे ऑन विच यू मस्ट फोकस. पहला तो हर्ट्स एक्सपेरिमेंट है. दूसरा जो आपको फोकस होना चाहिए आइंस्टाइन इक्वेशन पर. और जो उसके बाद है वो है डी ब्रुगली हाइपोथेसिस. ये तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है. जुलाई में अगर आप देखोगे तो आई थिंक आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे क्वेश्चन आ चुका है. तो दो इंपॉर्टेंट मेजर एरियाज है अब जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए. एक हर्ट्स एक्सपेरिमेंट है और दूसरा है फिर डी ब्रुगली हाइपोथेसिस पर. तो चैप्टर आसान है, बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है. अगर आपने इस पे 4-5 घंटा स्पेंड किया तो आसानी से ये प्रिपेयर हो जाता है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मार्क क्वेश्चन. सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ फेनोमेना in which if you take a light of suitable frequency and you make it fall on any material, any substance, okay, due to which there is emission of electron. ठीक है. यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लेते हो. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट जब आके इस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करेगा तो देर इज अ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है. सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है. सो लुक एट सेकंड डेफिनेशन. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सो एज आई हैव टोल्ड यू कि आपने कोई मेटल सरफेस को लिया और आपने एक लाइट लेकर इस पर इंसिडेंट करवाया. तो किसी भी फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. किसी भी फ्रीक्वेंसी पर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही आपको लेना पड़ता है. जैसे कि आपने 1 हर्ट्स लिया, नहीं हुआ. 2 हर्ट्स लिया, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ. 3 हर्ट्स नहीं हुआ. ऐसे आप कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते गए और मान लो 5 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तो आपको समझ में आ गया कि 5 हर्ट्स के नीचे वाली कोई फ्रीक्वेंसी पर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. तो ये जो 5 हर्ट्स है, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अब इतनी चाहिए या इससे ज्यादा चाहिए, 6 हर्ट्स 7 हर्ट्स पे भी हो जाएगा, है ना. तो हाउ वी राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन which is denoted by nu is greater than and it must be equal to threshold frequency. मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की, ये कितनी होनी चाहिए? इक्वल टू थ्रेशोल्ड या इससे ज्यादा होनी चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना. अब इसका एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो वेवलेंथ है इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना. एंड हाउ यू डिफाइन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? द मैक्सिमम वेवलेंथ above which there is no emission of electron. ठीक है. सिंपल सी डेफिनेशन. फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन. अब देखिए, मान मान लीजिए कि आपने एक फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको इंसिडेंट करवाया. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये इमिट होगा इस मेटल सरफेस के बाहर, तो सबसे पहले जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको कुछ वर्क करके, कुछ एनर्जी लगा के पहले तो सरफेस तक आना पड़ेगा. यानी बाहर आने के लिए इसको कुछ एनर्जी लगेगी. इस मेटल सरफेस के बाहर आने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, डिनोटेड बाय डब्ल्यू नॉट. कहीं पे डब्ल्यू नॉट से डिनोट किया है, कहीं पे फाई से डिनोट किया है. बहुत सारे नोट्स में फाई से भी मिलेगा ये. सो फाई या फाई नॉट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. तो वर्क फंक्शन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required by the electron
to come out of the metal surface, that is called photoelectric work function. जो एनर्जी मेटल सरफेस के बाहर आने के लिए लगेगी वो होती है फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल at which the photoelectric current in a circuit becomes zero। मतलब आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर रिसीवर तक आ रहे थे, आपने एक स्टॉपिंग पोटेंशियल वहां पे लगा दिया जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए, तो उसको हम बोलेंगे कि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है। ठीक है, तो जनरली ई इंटू वी एस, ये के मैक्स, इस टाइप की कुछ इक्वेशन आती है। खैर यहाँ पे तो जस्ट आपको डिफाइन करना है कि फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ड्रॉ द नीट स्केमेटिक डायग्राम ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मार्च 2023 में आया है, इसको प्लीज करके जाओ आप। ठीक है, और डायग्राम आपको पता ही है, फेमस डायग्राम है हर्ट्स एक्सपेरिमेंट की, उसको प्रैक्टिस करके जाना है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ना, आइंस्टाइन इक्वेशन की बेस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना और जस्ट कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपको जस्ट एक्सप्लेन करना है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि जो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अप्लाई करना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो करंट। आपको ये शो करना पड़ेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज एन इंस्टंटेनियस प्रोसेस। तो इस टाइप की टोटल आई थिंक वो 4 कैरेक्टरिस्टिक आती है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है फोटो इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, है ना। मतलब अकॉर्डिंग टू हर्ट्स एक्सपेरिमेंट जो फोटो करंट है वो इस तरीके से वेरी करता है, विथ फ्रीक्वेंसी, विथ इंटेंसिटी, विथ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये इंस्टंटेनियस प्रोसेस है, ये एक इंस्टंटेनियस प्रोसेस है, और साथ ही साथ जो जो इमीटर प्लेट है उसके मटेरियल पे ये डिपेंड करता है। तो इस तरीके से वो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, 3-4 कैरेक्टरिस्टिक को आपको ध्यान में रख के जाना पड़ेगा। तो ये तो हो गए 2 मार्क के कुछ क्वेश्चंस। नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू मोर। जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक न्यूमेरिकल है। द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल। आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके देना है मेटल के लिए। तो आई थिंक ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको सिंपली जो फॉर्मूला यूज करना है ना, वो सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है, W नॉट इज इक्वल्स टू H इंटू न्यू नॉट। ठीक है, अब देखिए न्यू नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू नॉट कैन बी रिटन एज HC बाई लैम्बडा नॉट, है ना। अब यहाँ पे नहीं, ये फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं एक्चुअली, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है तो बहुत ही आसान हो गया अभी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना यहाँ से। जस्ट आपको न्यू नॉट ही तो कैलकुलेट करना है, तो न्यू नॉट इज इक्वल्स टू W नॉट डिवाइडेड बाई H। H तो प्लैंक्स कांस्टेंट ही होता है, और यहाँ पे W नॉट दिया है आपको, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ना। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कन्वर्ट कैसे करते हो, जूल में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, इतना हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो आप 1.6 10 पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता होता है, ये कांस्टेंट ये 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, दैट्स इट। दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे रख दो और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो। ओके, फाइन। लेट अस डिस्कस, explain the variation of photoelectric current with the intensity of incident radiation in photoelectric current। तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट का इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, हमको ये एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इट वेरीज डायरेक्टली विद द फोटो करंट। ये सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन जो होता है लोगों के मन में,
वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि देखिए, इंटेंसिटी को चेंज करने का जो मतलब है ना, आपने सोर्स की इंटेंसिटी चेंज की हर्ट्स एक्सपेरिमेंट में, मतलब आपने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड ये बढ़ा दिए। नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड इंक्रीजेस। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट होंगे मेटल सरफेस पे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो इंटेंसिटी है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ज्यादा वो फ्लो करेंगे, कलेक्टर प्लेट तक जाएंगे, और उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड फोटो करंट। तो ये सिंपल सा रिलेशनशिप है। मतलब अगर ग्राफ बनाने जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप ले लो, आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हुए जाओ, आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हुए जाओ, सॉरी, इंटेंसिटी आप बढ़ाते हुए जाओगे तो यहाँ पे जो करंट है, करंट आई, फोटो करंट, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको और ज्यादा डिटेल में स्टडी करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा आप नोट्स को एक बार देख लो, क्योंकि इसके अलावा भी और पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे वहां पर। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन। हाँ, ठीक है, इतना आप कर सकते हो एक्सप्लेन। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखकर अगर हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो और एक ग्राफ, आपको एक अलग तरीके का ग्राफ मिलता है, वो आपके नोट्स में होगा, उसको आप एक बार रीड करके जाओ। बट मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दे दिया है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट के इंक्रीज करने से होता क्या है, सॉरी, इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से क्या होता है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है, डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो करंट एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट के साथ एक और चीज होगी कि इंटेंसिटी भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कांस्टेंट किया तो क्या होगा। सो अगेन मैं इसको शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि अगर दोनों को कांस्टेंट रखा, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखकर अगर आपने इस ग्राफ को स्टडी किया, तो आप जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को आप इंक्रीज करते जाओगे, देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉजिटिव साइड, और इधर साइड में यहाँ पर लेट से ये निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम यहाँ पे करंट ले लेते हैं, फोटो करंट। ठीक है, सो यू विल ऑब्जर्व एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनिशियली तो सर्किट में थोड़ा बहुत करंट होता ही है। ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के बाहर आएंगे तो थोड़ी बहुत एनर्जी तो उनके पास होती है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन आपने जैसे ही पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो ये जो करंट है ये इनिशियली बढ़ता है ऐसे, और फाइनली जाके ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड अ सैचुरेशन करंट। ये होता है सैचुरेशन करंट, मतलब यहाँ पे आके ये सैचुरेट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड अ सैचुरेशन करंट। ठीक है, और जैसे ही फिर आप इसको डिक्रीज करते हो पोटेंशियल डिफरेंस को, ये तो इंक्रीज करने पर आया, डिक्रीज करते हो तो ये डिक्रीज होता है, और फाइनली जब पोटेंशियल को जीरो किया तो ये जीरो नहीं होता। आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो करने के लिए निगेटिव पोटेंशियल, मतलब इधर साइड आपको एक निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, एक निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये जीरो होता है। तो जिस पोटेंशियल पर ये जीरो हो जाता है फोटो करंट, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, या कट ऑफ पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। सो दैट्स इट, इतना ग्राफ आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। सो आप थोड़ा सा इसको और एक बार डिटेल में पढ़ लेना और क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पे। देन वी हैव दिस डायग्राम, फोटो इलेक्ट्रिक सेल की डायग्राम, थोड़ा सा देख कर जाओ, बहुत ही आसान है। राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है वो है E इज इक्वल्स टू W0 प्लस के ई मैक्स। ये इक्वेशन कैसे डिराइव करना है ये आपको थोड़ा सा समझ के ही जाना पड़ेगा। देन एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक जो ऊपर क्वेश्चन है ना, उससे अलग है। यहाँ पे एक और चीज है, ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन, मतलब आइंस्टाइन ने जो बताया उसके बेसिस पर ये ऑब्जर्वेशन बताने हैं। टोटल 3 ऑब्जर्वेशन है कि अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो क्या होगा। मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ये भी ग्रेटर देन जीरो आएगी। ये पहला इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक है। अगर न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जीरो होगी, इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिट होंगे। और तीसरा जो मेजर ऑब्जर्वेशन था वो था न्यू ग्रेट लेस देन न्यू नॉट रहा तो देर इज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डीप ब्रुगली वेवलेंथ क्या होती है, उसके लिए एक्सप्रेशन आपको निकाल के बताना है। सबसे इजी क्वेश्चन तो मुझे यही लगता है कि डीप ब्रुगली वेवलेंथ। ठीक है, तो सिंपल सा एक एक्सप्रेशन, आइंस्टाइन की इक्वेशन और एक और इक्वेशन होती है जैसे कि हमको पता होता है। मैं एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि E इज इक्वल्स टू एच न्यू है ना। हर एक फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच न्यू होती है। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप, ये E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है। बस इतना ही है, दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दो, ये हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अब न्यू क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, याद है ना। सी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ। वहीं से मैंने, सॉरी, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको यहाँ पे मैंने न्यू लिखा है ना, तो ये न्यू कितना हो जाएगा, सी अपॉन लैम्बडा। तो बस वही उसी इक्वेशन से मैंने सी अपॉन लैम्बडा लिखा है, सी से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। और फाइनली जो वेवलेंथ है वो कितनी आ जाएगी, h अपॉन m इंटू सी। और देयर फोर वी कैन राइट वेवलेंथ इज h अपॉन p। m इंटू सी क्या होता है, मोमेंटम होता है ना। दिस इज अ मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो यही है डी ब्रुगली हाइपोथेसिस। अब डी ब्रुगली वेवलेंथ क्या होता है, सो सिंपल राइट अप करोगे, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल। एक पार्टिकल जो मूवमेंट कर रहा है, मोशन में है, उसके पास जो वेवलेंथ होती है उसी को डी ब्रुगली वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड डी ब्रुगली वेवलेंथ। अब डी ब्रुग जो वेवलेंथ मतलब ये क्या है, तो आपको शायद डिटेल पता होगी कि इस, मैं अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करता। सिंपली इतनी बताता हूँ कि एक पार्टिकल जिसके पास मास होता है, ठीक है, उसके पास मोमेंटम की प्रॉपर्टी होती है। और वेवलेंथ किसके पास होता है, रेडिएशन के पास होता है। तो उन्होंने ये बताया कि ऐसे नहीं होता, जो जितना भी पार्टिकल है, जितनी भी बॉडीज है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, उनके पास भी एक स्मॉल वेवलेंथ है, वो भी वेविक फॉर्म में ही ट्रैवल करते हैं। तो उसी को डी ब्रुगली वेवलेंथ बोला गया। ठीक है, अब इसमें क्या खास बात है, तो आपको उसके लिए चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा इसमें क्या नई चीज है। क्योंकि ये रिसर्च के पहले माना जाता था कि वेवलेंथ सिर्फ रेडिएशन के पास ही होती है, किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के पास वेवलेंथ नहीं हो सकती। तो ये इसमें नया था। और फॉर दैट डी ब्रॉय इज अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज। इसके लिए नोबेल प्राइज भी उनको मिला था शायद, इस रिसर्च के लिए। खैर, सो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आइंस्टाइन इक्वेशन मैंने समझा दिया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 हो गया। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस वन। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं जस्ट आपको फॉर्मूलाज बताते हुए चलता हूँ। जैसे कि ये है 11 नंबर का एक, द एनर्जी required to remove electron from 2.3 electron volt does sodium show photoelectric effect for the orange light of wavelength 6800 angstrom unit। मतलब ये जो है, ये वर्क फंक्शन दिया है हमको यहाँ पर, है ना। मतलब एक सोडियम मेटल है, उसका वर्क फंक्शन इतना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए इतना एनर्जी लगता है। तो उस पर अगर हमने एक
6800 एंगस्ट्रॉम यूनिट का लाइट इंसिडेंट किया तो क्या वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वहां पर? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आपको पता है कंडीशन क्या है, कि जो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है दैट हैज टू बी लेस देन और इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, है ना। जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उससे कम होनी चाहिए, उससे ऊपर की वेवलेंथ पर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो आई थिंक आप यहाँ पे सिंपली फिर से वही डब्ल्यू नॉट इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू नॉट वाला फॉर्मूला लगा दो, और न्यू नॉट की बजाय आप सी बाय लैम्बडा नॉट रख दो, और यहाँ से आप सी बाय ये जो लैम्बडा नॉट है इसको कैलकुलेट करो। लैम्बडा नॉट हो जाएगा एच सी बाय डब्ल्यू नॉट। ठीक है, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करना है आपको। एच का 6 पता है ना, बी सी 3 × 10⁸ 6 जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, वर्क फंक्शन यहाँ पे दिया ही है 2.3, इसको कन्वर्ट कर लेना जूल में, 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके, और ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख देना। तो कैलकुलेट करने के बाद ये जो वैल्यूज आएगी ना, ये 5404 कुछ आंसर आता है आपका, 5404 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब देखिए, ये जो वेवलेंथ आई है ना, ये थ्रेशोल्ड आएगी, हाँ ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आएगी। थ्रेशोल्ड का मतलब है यहां तक, ये वेवलेंथ तक ही इमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा सोडियम मेटल के लिए, इससे ज्यादा की वेवलेंथ पर नहीं होगा। और 6800 एंगस्ट्रॉम यूनिट तो ज्यादा है, ये वेवलेंथ से ज्यादा है, इसलिए देर इज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी 6800 एंगस्ट्रॉम यूनिट की लाइट के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इस तरीके से लॉजिक लगाना है। An electron is accelerated through potential difference of 120 volt. Find its de Broglie wavelength. Simple formula. Lambda is equals to h upon under root of 2 times mass of electron into charge of electron into potential difference V. That's it. Values रखना है, कैलकुलेट करना है। मेरे पास आंसर नहीं है, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यू नो वेरी वेल, 9 × 10⁻31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 कूलम, और पोटेंशियल देकर ही रखा है 120 वोल्ट। जस्ट इस फॉर्मूले में रखो, एच प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता ही है, वैल्यूज रखना है एंड यू हैव टू डू द कैलकुलेशन। ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। आया नहीं है डेविसन जर्मर, मतलब अभी तक नए सिलेबस में ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, तो ये डेविसन जर्मर एक बार जस्ट इसकी पूछेगा तो कोई डिटेल में ये एक्सपेरिमेंट पूछेगा नहीं, डायग्राम पूछेगा या इसके इंपॉर्टेंस, तो ये दोनों क्वेश्चन आप एक बार रीड करके जाओ। और है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा ये 3 या 4 मार्क का ये क्वेश्चन हो सकता है, मैं कुछ हिंट्स दे रहा हूँ। क्वेश्चन को आप देख लो यहाँ पे। फोटो current recorded in a microammeter in an experimental setup of photoelectric effect vanishes when the retarding potential is more than 0.8 volt. If the wavelength of incident radiation is 4950 angstrom unit, if the source of radiation is changed, the stopping potential turn out to be 1.2 electron volt. Sorry, 1.2 volt. Find the work function of the cathode material. मतलब कैथोड में क्या मटेरियल यूज किया था हमने, और जो सेकंड सोर्स था उसकी वेवलेंथ क्या रहेगी। तो इसके लिए सिंपल आप एक काम करो, इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दो। जो सबसे पहले आपने अप्लाई किया, जो भी डेटा फर्स्ट में दिया है उसके लिए एक इक्वेशन है, मतलब आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि वर्क फंक्शन कितना है पहले केस में। सो ये वाला इक्वेशन आप यूज कर लेना, ई वी नॉट इज इक्वल्स टू, एक्चुअल में ये आइंस्टाइन इक्वेशन ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, है ना। तो पहले इसमें आप वर्क फंक्शन निकाल लो, ठीक है। पहले पार्ट का वर्क फंक्शन आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। वर्क फंक्शन मिलने के बाद आप सेकंड केस को सॉल्व करो, और जब स्टॉपिंग पोटेंशियल को बदलना पड़ा क्योंकि वेवलेंथ भी बदली है हमने, तो ई वी नॉट डैश इज इक्वल्स टू, यू अप्लाई अगेन एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट।
ठीक है, वर्क फंक्शन सेकंड टाइम के लिए सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। तो जस्ट ये सेकंड हिंट है आपके लिए कि इसको आप एच सी बाय लैम्डा नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट कर देना। और यहाँ से एक्चुअल में आपको वेवलेंथ भी पूछा था कैलकुलेट करने के लिए। एक तो वर्क फंक्शन पूछा था, वो यहाँ से आ जाएगा, और दूसरा आपको वेवलेंथ पूछा था, वो इस इक्वेशन से आ जाएगी। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा एच सी बाय लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू ई वी नॉट डैश प्लस डब्ल्यू नॉट। सेकेंड पार्ट में बोला है ना उसने कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बदला है, इसलिए मैंने इसको वी नॉट डैश लिखा है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, कहीं पे वी एस लिखते हैं, कहीं पे वी नॉट लिखते हैं। और फाइनली लैम्बडा डैश आप कैसे निकालोगे, लैम्बडा को आरएचएस में शिफ्ट करना और बाकी ये पूरी टर्म को एलएचएस में, मतलब ये आ जाएगा एच सी अपॉन ई वी नॉट डैश प्लस डब्ल्यू नॉट। तो ये दो पार्ट का हिंट्स मैंने दे दिया, इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड की तरफ है। आई होप के यू वेयर अंडरस्टैंडिंग, यू आर वाचिंग, यू आर मेकिंग नोट्स। क्वेश्चन बैंक के आने से मार्क्स नहीं बढ़ने वाले। आपके पास क्वेश्चन बैंक का होने का मतलब ये नहीं है कि आप पास हो जाओगे या फिर आपको बहुत कुछ बड़ा कोई खजाना मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड, यू विल नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करते, तब तक ये यूजलेस है क्वेश्चन बैंक। हाँ, एक एक क्वेश्चन का नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करो, एंड शेयर ऑल दीज वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट उनको भी बेनिफिट मिले यहाँ पर। और कुछ भी क्वेरीज आती है, नोट्स मांग रहे हैं बहुत सारे लोग, तो नोट्स देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है, पीडीएफ्स में अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ कि कुछ रीजंस की वजह से। तो ये वीडियो को आप देखकर ही सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लो या राइट अप कर लो। राइट अप करने से फायदा ये होगा कि आपको भी समझेगा कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है। जस्ट पीडीएफ का होना और फिर बाद में उसको देख देख कर एक एक सॉल्व करना, उससे बेहतर है कि आप फिर एक बार राइट अप कर लो ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है। सो और कुछ भी जो भी आपके डाउट्स है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। I will come with the next two chapter very soon. Okay. So till then, bye bye everyone.